हेलो दोस्तों, विल्सन्स कोचिंग अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं फिर आया हूं एक नए वीडियो के साथ। आज हम एफकैट के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एफकैट में कितने प्रकार की एंट्रीज होती है दोस्तों। तो आज सबसे पहले जान लीजिए कमीशन क्या होता है। दोस्तों जब एक स्टूडेंट अपनी एग्ज़ाम को क्लियर कर लेता है और जब वो उसकी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेता है और उसके बाद जब वो सर्विस में आता है तो इस वर्ड को हम कमीशनिंग कहते हैं दोस्तों। तो ये कब होता है? जब आप उस ट्रेनिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे, आपका जो ग्रेजुएशन का कोर्स होगा वो डिग्री आपको अवार्ड हो जाएगी और उसके साथ साथ आप उस फोर्स में इनटेक हो जाओगे दोस्तों। तो इसमें एयरफोर्स में, इंडियन एयरफोर्स में दो प्रकार की एंट्री होती है। पहले प्रकार की एंट्री जो होती है दोस्तों वो होता है परमानेंट कमीशन और दूसरा टाइप का जो कमीशन होता है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है दोस्तों। तो अब ये परमानेंट कमीशन क्या होता है? जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनको पूरी फुल लेंथ सर्विस करने का मौका दिया जाता है और उसमें वो ऑफिसर बन के काफ़ी साल तक सर्विस कर सकते हैं, उसे हम परमानेंट कमीशन कहते हैं। और दूसरे प्रकार का जो कमीशन होता है, जो 14 ईयर्स का बॉन्ड आपसे गवर्नमेंट साइन करवाती है, जिसमें आप इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं और उसके बाद आप रिटायरमेंट आपको लेनी पड़ती है, उसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो दोस्तों परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन जो होता है ये गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए होता है। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है उसके बारे में, मेन एंड विमेन। तो दोस्तों इसमें आप फ्लाइंग ब्रांच जो है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं और 14 ईयर्स का टेन्योर होता है और ये एक्सटेंडेबल नहीं होता है, मतलब इसे आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है। और इनिशियली आप इसमें ग्राउंड ड्यूटी में भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ग्राउंड ड्यूटी क्या होती है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको और आगे बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आपको पूरा वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा। अब देखिए इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। अगर आपको एयरफोर्स ज्वाइन करना है और आप सोच रहे हैं कि मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करना है तो आपको उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी फुलफिल करना होगा। यानी कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ आपकी नेशनैलिटी। आप इंडियन सिटीज़न होना एक बहुत ही ज़रूरी फैक्ट है। 1955 का जो एक्ट था, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, उसके अकॉर्डिंग आप भारत के एक स्थायी सिटीजन होना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। अगली चीज़ है एज। अब इसके लिए आपको एक एज क्राइटेरिया दिया जाता है। 20 साल से लेकर 24 साल तक आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें अभी जो रिसेंट नोटिफिकेशन आया उसमें एक डेट ऑफ बर्थ बताई गई है 01 जुलाई 2021 तक और 2 जुलाई 1997 टू 01 जुलाई 2001 इसके बीच में आप बॉर्न होने चाहिए। तो अगर आप इसके बीच में बॉर्न हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका सबसे पहली चीज़ जो हम देख रहे हैं वो है फ्लाइंग ब्रांच के लिए। अब फ्लाइंग ब्रांच क्या होती है? मान लीजिए आपने सुना होगा कि आप पायलट बन रहे हैं तो आप फ्लाइंग करेंगे, तो फ्लाइंग ब्रांच होती है इंडियन एयरफोर्स में। उसमें ज्वाइन करने के लिए आपको ये एज क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। और उसके अलावा अगर आप उसके अपर एज लिमिट के क्लोज हैं तो आपको एक और फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है। अगर आपके पास DGCA का आपके पास एक फ्लाइंग CPL बोलते हैं उसे, कमर्शियल पायलट लाइसेंस अगर आपके पास है तो आपको 26 ईयर्स तक का जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। आप 26 साल तक फ्लाइंग ब्रांच में ज्वाइन कर पाएंगे। और दोस्तों उसके बाद आपका है ग्राउंड ड्यूटी। अब ग्राउंड ड्यूटी में दो तरह की एंट्रीज होती है, एक होती है टेक्निकल एंट्री, एक होती है नॉन टेक्निकल एंट्री। अब टेक्निकल वर्ड का मतलब क्या होता है कि आपको टेक्निकल बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। और नॉन टेक्निकल का मतलब क्या होता है कि आप नॉन टेक्निकल डिग्री लेकर भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें भी एक अच्छी खासी 20 ईयर्स से आप ज्वाइन करके 26 ईयर्स तक आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस है कि आपको अनमैरिड होना, जो अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो आपको अनमैरिड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अगर आप ग्राउंड ड्यूटी में ज्वाइन करना चाहते हैं और आपका जो है 25 ईयर्स से ज़्यादा एज अगर है एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अगली चीज़ जो है इसमें आपको कैंडिडेट जो है
उनको डेट ऑफ बर्थ का एक बहुत अच्छा खासा बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अगर आप एज का कोई सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो आपको इसमें क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। अगली चीज़ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है इस पूरे वीडियो का। तो दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है कि आपकी शिक्षण पात्रता कितनी है, आपने कितनी पढ़ाई की है और वो इसमें फिट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो सबसे पहले है फ्लाइंग ब्रांच। अब फ्लाइंग ब्रांच अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो पायलट बनने के लिए आपके पास कितने प्रकार की एंट्री हो जाती है, 3 प्रकार की। अब सबसे पहली चीज़ है कि कैंडिडेट्स जो होते हैं उनको मिनिमम 50% मार्क्स मैथ्स एंड फिजिक्स में मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वो होता है 12th स्टैंडर्ड में। 10+2 जो आपने किया होगा उसमें आपको फिजिक्स एंड मैथ्स सब्जेक्ट होना ज़रूरी होता है और उसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगली चीज़ आ जाते हैं, इसके बाद आप जब ग्रेजुएट एंट्री में आप आ रहे हैं, एफकैट लिख रहे हैं, इसका मतलब आपका ग्रेजुएशन ज़रूर पूरा हो गया है। तो इस ग्रेजुएशन के दौरान आपको एक और चीज़ जो ध्यान देनी है कि आपको 3 साल की एक डिग्री जो है यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए और वो किसी भी डिसिप्लिन में हो सकती है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है 60% मार्क्स मिलना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। या फिर अगली चीज़, या आप बीई बीटेक करके भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सेम चीज़ यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, आपको 60% मार्क्स स्कोर करना ज़रूरी है। कैंडिडेट्स हु हैव सिलेक्टेड ए एंड बी एग्जामिनेशन एंड इंजीनियर्स एसोसिएशन एग्जामिनेशन अगर आपने चूज़ की हुई है तो आप भी इसके लिए एलिजिबल है, लेकिन आपको उसके साथ भी 60% मार्क्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अगला है ग्राउंड ड्यूटी। अब जो ग्राउंड ड्यूटी होती है, ग्राउंड ड्यूटी का मतलब क्या होता है कि जो पायलट है उसके अलावा और दूसरी सारी जो चीज़ें होती है, जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हो गया आपका, ग्राउंड ड्यूटी में इलेक्ट्रीशियन, देन इलेक्ट्रिकल जो सिग्नलर होता है, ये सारे जो बाकी चीज़ें होती हैं, नेविगेटर होता है, और जो ग्राउंड पे सर्विस करते हैं, सपोर्टिंग स्टाफ में काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच में काम करते हैं, इनको ग्राउंड ड्यूटी में कहा जाता है। तो ग्राउंड ड्यूटी में सबसे पहली चीज़ आती है एरोनॉटिकल इंजीनियर। तो इसको AEL लिखा जाता है, L मतलब इलेक्ट्रिकल। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो होता है उसके लिए भी आपको क्या करना ज़रूरी है, 10+2 लेवल में आपके पास फिजिक्स एंड मैथ्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसमें मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना 10+2 लेवल पे बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरी है। उसके बाद आपको इंजीनियरिंग होना चाहिए। इंजीनियरिंग अगर आपने की हुई है तो उसमें आपको 60% मार्क्स स्कोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग कोर्सेस है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग अगर आपने की है, इलेक्ट्रॉनिक्स किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस आपने किया हुआ है, ऐसे ये 10-12 चीज़ें हैं जो आपने अगर की होंगी, जो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगली चीज़ है एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल। तो दोस्तों एक इलेक्ट्रिकल एंट्री होती है, एक मैकेनिकल एंट्री होती है। अब इलेक्ट्रिकल एंट्री मैंने आपको बताई कि आपको इलेक्ट्रिकल जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स, उससे रिलेटेड कोई डिग्री करना ज़रूरी होता है इंजीनियरिंग में। और जो एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल होता है, इस एंट्री में आपको एक और चीज़ समझना ज़रूरी है कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई जो है डिग्री करना ज़रूरी है। इसमें 10+2 लेवल के साथ आपको 50% मार्क्स के साथ मिनिमम आपके पास एक ऐसी डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपने 60% स्कोर किया हो। वही 10+2 में 50% फिजिक्स एंड मैथ्स के साथ होना ज़रूरी है। और जैसा मैंने आपको पीछे भी बताया कि अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल पे जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आपने क्वालिफाई की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं दोस्तों। इसके बाद 60% मार्क्स में आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग, देन एरोनॉटिकल इंजीनियर, एयर मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, ऐसे कुछ है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। वो अगर आपने किया हुआ है तो आप फिर से इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी आ जाती है एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए, देखिए पहली हमने देखी पायलट की एंट्री, दूसरी हमने देखी ग्राउंड ड्यूटी, जिसमें ग्राउंड ड्यूटी में पहला हमने देखा इंजीनियर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो इलेक्ट्रॉनिक्स से होगा, दूसरा हमने देखा एरोनॉटिकल इंजीनियर जो मैकेनिकल का होगा, और तीसरी चीज़ जो इसमें दोस्तों होती है
वो होता है ग्राउंड ड्यूटी। अब ग्राउंड ड्यूटी में नॉन टेक्निकल ब्रांचेस आ जाती है। दोस्तों इसमें सबसे पहली चीज़ है एडमिनिस्ट्रेशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ऑफिस का, उस सारे एडमिनिस्ट्रेशन को जो अफसर देखता है, उसमें अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो आपके पास 10+2 में आपके 10+2 पास करने के बाद आपके पास एक ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, जो मिनिमम 3 इयर्स का कोर्स होना चाहिए, और इस 3 इयर्स के कोर्स में आपको मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। दोस्तों मेरा एक फ्रेंड है जिसने इसके लिए अप्लाई किया था, उसको 59.8% मिले थे, फिर भी वो इस फॉर्म को भर नहीं पाया। तो दोस्तों एग्जैक्टली 60% होना अनिवार्य है। आपको 60.0 भी है तो आप एलिजिबल हो, लेकिन 59.9 भी है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो दोस्तों। तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप इसके लिए 60% आपको स्कोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। इसके बाद अगर आप एसोसिएट मेंबरशिप में हो इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंजीनियर्स के और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के, तो भी आप 60% मार्क्स लेके एयरफोर्स के लिए अप्लाई एफकैट के थ्रू कर सकते हो। दूसरे टाइप की ग्राउंड ड्यूटी जो दोस्तों होती है वो है एजुकेशनल। अब आपको पता होगा कि कुछ एयरफोर्स के ऑफिसर्स होते हैं जो अपने ऑफिसर्स को और अपने मेंस को क्या करते हैं, टीचिंग करते हैं। तो दोस्तों उसमें अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास सेम वही चीज़ चाहिए, 10+2 आपका पास होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया होना चाहिए, जो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। वो किसी भी डिसिप्लिन में हो सकता है, और सिंगल डिग्री विदाउट परमिशन जो होती है वो आपको होनी चाहिए दोस्तों। और इसमें भी आपको याद रखना है ग्रेजुएशन में आपको कितने परसेंट चाहिए, 60% मार्क्स चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली चीज़ है दोस्तों मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी जो होता है दोस्तों, मेट्रोलॉजी के बारे में आपने सुना ही होगा कि जो हम पढ़ते हैं अबाउट द वेदर एंड ऑल द फोरकास्टिंग, तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 10+2 पास होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। और साइंस स्ट्रीम आपके पास मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ज्योग्राफी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एनवायरमेंटल साइंस एंड जियोफिजिक्स, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, ये सारे डिग्रीज आपके पास होंगी तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन 50% मार्क्स स्कोर करना आपके लिए ज़रूरी होता है दोस्तों। इसके बाद आपके पास मैथ्स एंड फिजिक्स अगर आपने पढ़ी है विथ मिनिमम 55% मार्क्स इन 10+2 लेवल और एंड ग्रेजुएशन लेवल दोनों में होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और दोस्तों 2 सीट्स रिजर्व्ड होती है लॉ कैडर के लिए। दोस्तों लॉयर्स होते हैं जो क्या करते हैं, इंडियन एयरफोर्स के जो लीगल मैटर्स हैं उनके बारे में देखरेख करते हैं। आपने कोर्ट मार्शल के बारे में कभी सुना होगा, तो उस सब मैटर्स के लिए देखरेख के करने के लिए 2 सीट्स जो होती है ग्राउंड ड्यूटी में, वो लॉयर्स के लिए नॉन टेक्निकल में होती है। और इसमें अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें आपको क्या चाहिए, इसका क्वालिफिकेशन मैं बता देता हूं आपको। यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड आपका क्या होना चाहिए, डिग्री आपके पास लॉ की होनी चाहिए, और लॉ क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। जो अप्रोप्रिएट डिग्री है उसके अकॉर्डिंग वो आपके पास होनी चाहिए, और वो यूजीसी से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों अगर आप पायलट का जो टेस्ट होता है, एक पायलट का टेस्ट होता है जिसको CABT बोला जाता है दोस्तों, वो आप जिंदगी में एक ही बार दे सकते हैं। अगर आप उसको डिस्क्वालीफाई कर चुके हैं तो आप अगली बार वापस पायलट के लिए एलिजिबल नहीं रहते। आपको एक ही बार उसका चांस दिया जाता है, और अगर आप उसमें एलिजिबल हो जाते हैं, आप उसको क्लियर कर लेते हैं, तो आप उसके लिए अपीयर कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने आपको हर एंट्री की विशेषता बताई है दोस्तों। अगर आपको इन सारी एंट्रीज में से किसी के बारे में भी थोड़ा सा डाउट हो तो ज़रूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा। मैं उस पर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगा और विस्तार में मैं आपको उन सारी चीज़ों की जानकारी दूंगा दोस्तों। तो मुझे आशा है कि आपको मेरा आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।